दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ऐसा माना जा रहा है कि अदालत कोई सख्त फैसला ले सकती है, क्योंकि कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और सरकारों से पुख्ता प्लान की मांग भी की थी। दिल्ली की सांसों पर सितम कब तक? कब मिलेगी दिल्ली वालों को शुद्ध हवा? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट ने पूछा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर, तो फिर छोटे बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश में लगी रहती है, उसके प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं होती। कोर्ट की इस फटकार के बाद दिल्ली सरकार भी चीर निद्रा से जागी। आनन फानन में आज से सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया। अब जरा सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की वजह भी जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर में पिछले 1 महीने से जहरीली धुंध छाई है। प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच खराब और 200 से 300 के बीच खतरनाक माना जाता है। लेकिन कल दिल्ली में AQI 429 रहा, जो इंसानों के लिए जानलेवा स्तर है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हम तीनों जज आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें कोई और सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हम एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन कर सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाई जा सकती है, जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, निर्माण और गाड़ियों पर सीधी कार्रवाई करेगी। कोर्ट के तल्ख तेवर पर सरकारें ढीली पड़ी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। चीफ जस्टिस AV रमना ने कहा, हम आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं, आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। आज मामले पर फिर सुनवाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। देखिए, देश में मौसम तेजी से करवट लेता नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बारिश और अब बंगाल की खाड़ी से भी नया तूफान कहर बरपाने को तैयार है। देश को चक्रवाती तूफान जवाद के खतरे से अलर्ट करने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। बंगाल की खाड़ी से फिर उठा चक्रवाती तूफान। कल आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा जवाद। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में हाई अलर्ट। आपदा टीमें तैनात, 95 ट्रेनों का परिचालन रद्द। बंगाल की खाड़ी में उठे जवाद तूफान का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने जवाद तूफान से निपटने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई और तैयारियों का जायजा खुद लिया। इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गाउबा और NSA अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जवाद तूफान के तट से टकराने के बाद शनिवार की सुबह हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। सामान्य स्थिति क्या रहेगा, इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना का एवरेज फोरकास्ट टेम्परेचर लेंगे तो ये नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये एरिया में कभी कोल्ड वेव नहीं होगा। जवाद के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 4 जिले गजपति, गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी के 7 जिलों केंद्रपाड़ा, कटक, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में NDRF की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है, जबकि 33 NDRF टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। जरूरत पड़ने पर थल सेना और वायु सेना की भी मदद ली जाएगी।
देखिए, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या अभी तो सिर्फ 2 है, लेकिन आशंका है कि आने वाले वक्त में ये संख्या तेजी से बढ़ते नजर आएंगे। ऐसे में सवाल ये कि अगर हालात कोरोना की दूसरी लहर वाले हुए तो फिर क्या होगा? क्या हम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आपको इन लोगों में कहीं भी कोरोना को लेकर कोई डर दिखा? क्या इस भीड़ को देखने के बाद कहा जा सकता है कि इस तरह कोरोना फैलने से रोका जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, और ये तब है जब पिछले कई दिनों से हर तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चर्चा हो रही है। लोगों में भले ही इसको लेकर डर ना हो या इससे पहले वो खतरा महसूस नहीं कर रहे हों, लेकिन सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं होने वाले यात्रियों पर RT-PCR टेस्ट जरूरी, 7 दिन का होम क्वारंटीन और 7 दिन की सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग अनिवार्य। चीन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ब्राजील, यूरोप, सिंगापुर, UK, मॉरिशस, बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों के लिए नियम अनिवार्य। साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का, जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं, उनसे आने वाली फ्लाइट्स में सभी लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट सबका किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विदेश से लौटे 67 लोगों को निगरानी पर रखा गया है। सभी को 14 दिन होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई में तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। मुंबई के जंबो कोविड सेंटर को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। ओमिक्रॉन ने जो है वो टेंशन बढ़ा दी है लोगों की। वैसे में राज्य सरकार की तरफ से, BMC की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो की गई हैं। जो भी लोग हाई रिस्क कंट्रीज से आएंगे उसको क्वारंटीन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ने ये 1000 बेड का रिचर्डसन क्रूडास जंबो कोविड सेंटर पैसेंजर्स के फैसिलिटी के लिए बनाया है। ये ऑलरेडी एक कोविड सेंटर था जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट ट्रीट कर रहे थे। फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है, 1000 बेड हेड है। हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। एयरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। मुंबई की मेयर के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि नया वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन उसके लिए तैयारी हो चुकी है। 4 जो आते हैं वो हाई रिस्क कंट्री से आते और 3 आते हैं वो लो रिस्क कंट्री से आते। हाई रिस्क कंट्री के लिए तो सब जगह में, ऐसा नहीं कि मुंबई में, सब जगह में उनको क्वारंटाइन किया जाता है और उनका टेस्टिंग होता है। तो देखिए, कोरोना के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी ऐसी हुई कि बहुत लोगों की जान चली गई। यूपी में गंगा के किनारे लाशों के अंबार को कोई भूल नहीं सका है। ऐसे में ऑक्सीजन और बेड्स के मोर्चे पर सरकार की तैयारी के बारे में भी जरा जानिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए लोक बंधु अस्पताल में 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टर्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। हमने एक अभी 20 बेड का यहाँ बनाया, आपको बताया कि वो रास्ता अलग है, एंट्री एग्जिट सब अलग है, और एम्बुलेंस आने का रास्ता सब कुछ हम लोगों ने कोविड के हिसाब से अलग से किया है। अभी फिलहाल 20 बेड हम लोग तैयार किए हुए हैं। अगर इन केस इस समय कोई केस आता है तो हमने यहाँ ड्यूटी भी लगा दी है। अपने स्टाफ की, डॉक्टर्स की सारी ड्यूटी लग गई है। अगर कोई केस आ जाता है तो हम उसको एडमिट करके इलाज शुरू कर देंगे। दरअसल तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर में देश भर में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा था। वैसे हालात फिर न हो, इसलिए तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहली जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी लहर के दौरान देश भर में रोजाना ऑक्सीजन की डिमांड 9000 मीट्रिक टन हो गई थी। मई 2021 आते आते देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन 9690 मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। अक्टूबर 2021 तक देश में 1191 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स के 1191 PSA ऑक्सीजन प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हर जिले में कम से कम एक PSA ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं।
ऑक्सीजन के अलावा दूसरी कमी जिसने लोगों की जान ली वो थी अस्पतालों में बेड की। मरीजों को सड़कों पर रहना पड़ा, बेड की कमी से इलाज नहीं मिला, जान चली गई। लेकिन इस बार तैयारी मजबूत है। मार्च 2020 में जहां आइसोलेशन बेड्स की संख्या 10,180 थी, वहीं जुलाई 2021 में ये बढ़कर 18,21,845 हो चुकी है। वहीं मार्च 2020 में आईसीयू बेड्स की संख्या जहां 2,168 थी, वहीं जुलाई 2021 में ये बढ़कर 1,22,035 हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर इस बार तैयारी पुख्ता नजर आ रही है। हालांकि अभी तक राहत की खबर ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही तेजी से फैलता हो, लेकिन इससे खतरा कम है। पर इसे पूरी तरह सच मान लेना ठीक नहीं। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। देश विदेश में कोरोना ने जो कोहराम मचाया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता में, लेकिन देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ऐसे मुश्किल समय में बेतुके बयानों से लोगों की जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। नींबू रस की 2-2 बूंद नाक में सिर पीछे करके डाल दो, 5 सेकंड रखो और 5 मिनट बाद में ही आपका पूरा धीरे धीरे ये कोरोना खत्म हो जाएगा। 2 घंटे बाद में अगर आप ऑक्सीजन पर छूट जाएंगे और 2-3 दिन में आपको अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। तो सुना आपने कोरोना भगाने का नेताजी का मंत्र। जिस कोरोना का इलाज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस कोरोना को नींबू से चुटकी में खत्म करने का नेताजी दावा कर रहे हैं। अब आप इन महाशय का परिचय भी जान ही लीजिए। नाम है देवी सिंह भाटी। राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। कोलायत सीट से 7 बार विधायक रहे हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। और अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जनाब डूंगरपुर विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएट हैं। कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है इनकी, फिर भी लोगों को इलाज का नुस्खा बता रहे हैं। हमने पिछले ये कोरोना पीरियड में देखा है कि आप नींबू रस की 2-2 बूंद नाक में सिर पीछे करके डाल दो, 5 सेकंड रखो और 5 मिनट बाद में ही आपका पूरा धीरे धीरे ये कोरोना खत्म हो जाएगा। 2 घंटे बाद में अगर आप ऑक्सीजन पर छूट जाएंगे और 2-3 दिन में आपको अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। दरअसल देवी सिंह भाटी गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे थे। मंत्री जी का कहना था कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कांग्रेस को 12 दिसंबर की रैली रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन बातों ही बातों में मंत्री जी इस बयान से सेल्फ गोल कर बैठे। हमने पिछले ये कोरोना पीरियड में देखा है कि आप नींबू रस की 2-2 बूंद नाक में सिर पीछे करके डाल दो, 5 सेकंड रखो और 5 मिनट बाद में ही आपका पूरा धीरे धीरे ये कोरोना खत्म हो जाएगा। 2 घंटे बाद में अगर आप ऑक्सीजन पर छूट जाएंगे और 2-3 दिन में आपको अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। मंत्री जी का ये बयान चर्चा में है क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। इनकी बातें जनता गौर से सुनती है, उस पर अमल करती है। फिर कैसे ये आधी अधूरी जानकारी के साथ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के ऑपरेशन कांड से जुड़ी हुई आपको बता दें, जिस पर एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस आई हॉस्पिटल की वजह से 27 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, 15 लोगों की आंखों को निकालना पड़ा, उस अस्पताल के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सिविल सर्जन ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रबंधक, ऑपरेशन करने वाले सर्जन और अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ ब्रह्मपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में नियमों की अनदेखी कर 65 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था, लेकिन बाद में आंखों में इन्फेक्शन होने लगा। इसके बाद 1-2 नहीं बल्कि अब तक 15 लोगों की आंखें एहतियातन निकालनी पड़ी है इन्फेक्शन फैलने की वजह से। तो जरा सोचिए कि इन लोगों के बारे में जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उन परिवारों के बारे में जिनके यहाँ कमाने वाला इकलौता शख्स अब देख भी नहीं सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पीड़ितों के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाता है, लेकिन खबर की संवेदनशीलता को देखते हुए ये तस्वीरें दिखानी जरूरी है। और हमारा जिंदगी तो नर्क हो गया, अब इसमें कहने की तो कोई बात नहीं। एक में मोतियाबिंद है ही। कौन जिंदगी हमारा कटा है, जवान बेटी का है, शादी ब्याह करने के। कितने मरीजों के आंख को निकालना पड़ रहा है, ये आखिर बिहार में हो क्या रहा है।
जी हाँ, नीतीश कुमार की सरकार से इस वक्त यही सवाल पूछना सही है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। इतने लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीतीश कुमार से अब तक सवाल भी न पूछा जा रहा होता अगर एबीपी न्यूज ने खबर न दिखाई होती। बिहार के मुजफ्फरपुर से जहां एक अस्पताल की घोर लापरवाही की वजह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले 25 लोगों की आंखें खराब हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि 4 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। मुजफ्फरपुर में अखफोड़वा कांड की सबसे पहले खबर एबीपी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में एक टीम बनाई गई और आंख का गलत ऑपरेशन करने वाले अस्पताल पर एक्शन हुआ। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को बंद किया गया। तो निश्चित है कहीं न कहीं से तो लापरवाही हुई है, तभी इस तरह घटना घटी है। वो हम लोग को देखना होगा कि किस स्तर से हुई है लापरवाही। हॉस्पिटल को फिलहाल बंद करवा दिया गया, बंद है। जो जनरल ओपीडी वगैरह ओपीडी भी नहीं चल रहा, बंद है। लेकिन क्या इतनी कार्रवाई काफी है? आखिर जिन लोगों की रोशनी गई, जिनकी दुनिया में डॉक्टरों की लापरवाही ने अंधेरा कर दिया, उन बेचारों को किस बात की सजा मिली? गरीब होने की या फिर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा करने की? क्योंकि जिनकी आंखों की रोशनी गई है, परेशानी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि पूरे परिवार की है। मोतियाबिंद है ही, और दूसरा का हमने ऑपरेशन कराने गया ही था, तो दूसरा का आँख ही निकाल दिया गया। तो अब क्या लग रहा है कि आप फिर अपनी दूसरे आँख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने का हिम्मत कर सकेंगे? नहीं, अब तो उसको मैं कराऊंगा ही नहीं। जो है इसी पर अगर जिंदगी गुजर बसर हो गया तो हो गया, नहीं तो भीख मांगने की नौबत आ गई। विपक्ष अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांग रहा है और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की डिमांड कर रहा है। मंगल पांडे जी जो मंत्री है उनको तो रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। उनके कंट्रोल में डॉक्टर्स नहीं है, गलत डॉक्टर्स गलत ऑपरेशन कर रहे हैं और सबकी आंखें खराब हो रही है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर उसको सरकारी मदद मिलनी चाहिए। बीजेपी भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये लापरवाही है, जिसने ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा है और रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा है कि नियम के मुताबिक एक डॉक्टर अधिकतम 12 सर्जरी कर सकता है, लेकिन इस मामले में उन्हें खबर मिली है कि एक डॉक्टर ने 65 लोगों का ऑपरेशन किया, जो कि बेहद गंभीर मामला है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इतने बड़े कांड में किस तरह का एक्शन लेते हैं। तो देश में कोरोना के वेरिएंट के को लेकर लोग काफी चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ संसद में कोरोना को लेकर घमासान मचा हुआ। लोकसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस चर्चा पर सरकार का पक्ष रखेंगे। देश में ओमिक्रॉन की आहट और इस पर संसद में संग्राम। ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती। इनके नेता है और हमारे मोदी जी जो है वो कार्यकर्ता ने चपरासी है इन लोगों को। कोरोना पर संसद की चर्चा शुरू हुई तो शिवसेना सांसद विनायक राउते ने माइक संभाला। कहा सरकार वैक्सीन देने में भेदभाव कर रही है। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि पीएम केयर के माध्यम से जो वेंटिलेटर दिए गए थे उसमें से 60% वेंटिलेटर आज भी काम में नहीं है। तो कांग्रेस ने सरकार को कोरोना को लेकर लापरवाह बता दिया। पिछले बार हम अगर सही कदम उचित समय में उठाते तो इतने सारे हिंदुस्तान के लोगों को मौत नहीं होते। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप भी लगाया। तो बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया। इनके नेता है और हमारे मोदी जी जो है वो कार्यकर्ता ने चपरासी है इन लोगों के। यानी इनको जो इच्छा होगी मोदी 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 करते रहेंगे। आज जो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये कोरोना की लड़ाई स्टार्ट हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको नेतृत्व करना स्टार्ट किया तो जितना मीटिंग उन्होंने किया होगा मुख्यमंत्री के साथ, मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ, मुझे तो याद नहीं है कि पिछले 50-60 साल में किसी प्रधानमंत्री ने किसी विषय पर इतनी मीटिंग की हो। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने तो केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने सरकार से ताबड़तोड़ 10 सवाल पूछ डाले। अगर आप हरकत में रहते तो यकीन जानिए भारत में 40 लाख लोगों की मौत नहीं होती। आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुबारकबाद दे दी नरेंद्र मोदी को कि हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिए, कोविड को हरा दिए। उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही है, नदी के किनारे कुत्ते लाशों खा रहे हैं और आप मुबारकबाद दे रहे हैं।
सर ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती। ओवैसी के हमलों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जवाब दिया। कहा, देश अगर कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाया तो इसकी एकमात्र वजह मोदी सरकार की दूरदर्शिता और सक्रियता है। अमेरिका तो सबसे समृद्ध देश है, उससे ताकतवर तो हम सब मान लेते हैं कि एक बार अमेरिका बहुत ताकतवर है। तो अमेरिका अगर ताकतवर है तो वहां तो 7,74,000, वहां तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहां के विशेषज्ञों को और साइंटिस्टों को जानकारी होनी चाहिए। और वहां प्रति लाख मरने वालों की संख्या 234 था और भारत में, ब्राजील में 289 था, मेक्सिको में 227 था, रशियन फेडरेशन में 190 था। भारत में लाख संख्या में मरने वालों की संख्या 34। अब जब विपक्ष ने आरोपों और सवालों की पूरी फेहरिस्त सरकार के सामने रख दी है, ऐसे में अब देखना ये है कि स्वास्थ्य मंत्री सदन को क्या जवाब देते हैं। बड़ी खबर है, जयपुर में 2 परिवारों के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये चिंता बढ़ा देने वाली खबर। जयपुर के 2 परिवार हैं, 2 परिवारों के कुल 9 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। बड़ी बात यहां पर यह है, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे 4 लोग जो बाकी लोगों के संपर्क में आए और अब टोटल 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अभी इनमें ओमिक्रॉन का लक्षण है या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं ये 9 लोग, जो कि 2 परिवारों के हैं और फिलहाल जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिसके बाद अब इंतजार रिपोर्ट का हो रहा है। लेकिन चिंता ये बढ़ाती है इसलिए खबर, क्योंकि 4 लोग ऐसे हैं जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और बाकी जब ये दूसरे लोगों से मिले हैं तो 9 लोग फिलहाल, जो 2 परिवारों के अलग अलग, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई देश ऐसे हैं जहां पर लगातार ओमिक्रॉन वायरस की व इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की तादाद बढ़ रही है लोगों में। ऐसे में अब भारत में भी इसका डर बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए इन 9 लोग जिनमें कोरोना पॉजिटिव जो ये 9 लोग पाए गए हैं, इनके जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं इस आशंका के तहत कि कहीं इनमें भी ओमिक्रॉन का वायरस तो नहीं, क्योंकि इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जो मुंबई से लौटकर कोलकाता में देश के सबसे बड़े उद्योगपति से मिली है, लेकिन कांग्रेस को इस मुलाकात पर भी संदेह हो रहा है। ममता बनर्जी और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात की इन्हीं तस्वीरों ने कांग्रेस को दीदी और उनके चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर पर पलटवार का मौका दे दिया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, भाई पीके कम से कम सेठ जी तो दूसरा ढूंढ लेते। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के इस तंज का मतलब आपको समझाएं, उससे पहले आप इस मुलाकात के बारे में जान लीजिए। ममता बनर्जी और गौतम अडानी की ये मुलाकात पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय में हुई। इस दौरान दोनों ने करीब 1.5 घंटे तक बात की। मुलाकात के बाद गौतम अडानी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की और लिखा, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मैं अप्रैल 2022 को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ममता मुंबई में शरद पवार से मिलकर कल ही कोलकाता लौटी है, जहां इन्होंने यूपीए के अस्तित्व और राहुल की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? ममता के इस बयान के बाद इनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा, एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वो जरूरी है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासतौर पर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों से 90% से अधिक चुनाव हार गई हो। विपक्ष के नेतृत्व का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ममता और प्रशांत किशोर के इन्हीं हमलों से तिलमिलाई कांग्रेस दीदी पर बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगा रही है और अब गौतम अडानी से दीदी की मुलाकात ने उसे पलटवार का एक और मौका दिया है।
देखिए, पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के साथ ही नेताओं ने सियासी तलकश से शब्द वाण की बारिश अब शुरू कर दी है। ताजा घमासान पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच अब चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पंजाबियों का लोगों का तुसी आके इत्थे खड़न ना पाओ, ये बाहर से आके काले अंग्रेज राज करना चाहते। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के इस बयान ने पंजाब के पॉलिटिकल पारे को चढ़ा दिया। ऐसे में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एंट्री मारी तो सबसे पहले अमृतसर एयरपोर्ट से ही सीएम चन्नी को निशाने पर ले लिया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा रंग काला हो सकता है, मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है। सबको पता है कि मेरी नीयत काली नहीं है, मेरी नीयत साफ है, और सबको पता है कि नीयत काली किसकी है। इसके बाद पठानकोट में केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा से शक्ति प्रदर्शन कर सीएम चन्नी को सीधी चुनौती दी। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और भगवंत मान भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। फ्री बिजली और रोजगार का वादा कर चुके केजरीवाल ने पंजाब की जनता से रोड शो में 2 वायदे और किए। पहली गारंटी, हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा का वादा। दूसरी गारंटी, पंजाब में शहीदों के परिवारों को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। आज इस शहीदों की धरती से हमें देश के निर्माण और पंजाब के निर्माण की बात करनी है। पंजाब का निर्माण कैसे होगा, देश का निर्माण कैसे होगा? एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे और पंजाब को बहुत आगे ले जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर ही केजरीवाल पंजाब की पॉलिटिक्स में भी अपना फ्री वाला दांव लेकर अपनी पार्टी की सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब के सीएम चन्नी ने भी केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। चंडीगढ़ में सरकार के कामकाज का ब्यौरा देने आए सीएम चन्नी ने इशारों में निशाने पर ले लिया। जो लोगों को कहांगे वो करांगे, उहदे पर पहरा देवांगे, वो पूरा होएगा। कई कही जाते जी ये तो ऐलान ही करते है, एक ने कहता ये तो ऐलान जीत है जी, एक कहता जी मैं चैलेंज करना है, 0 बिल दिखाओ। चन्नी और केजरीवाल में जारी इस जुबानी जंग में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पार्टी के मुखिया होने का धर्म निभाया। चन्नी की तरफ से बैटिंग कर केजरीवाल सरकार पर बिना दूल्हे वाले बाराती का सिक्सर मार दिया। 2 किलो और फ्री नहीं, हमें 3600 करोड़ रुपया चाहिए, 1,10,000 करोड़ रुपया हो गया मित्रा। पंजाब का बजट 72,000 करोड़ है, और जो 70,000 करोड़ तनख्वाह चले जाना, काजे चले जाना, रोका लगे तो काट के तो टका रोका लगे कितों जाएगा? झूठ मारते हो तुसी, फ्रेड करते हो तुसी, लोगों को गुमराह करते हो तुसी। साफ है कि पंजाब में भी जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि पंजाब में केजरीवाल का फ्री वाला दांव चलता है या कांग्रेस अपना कमाल दोबारा दिखा पाती है। राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद आज प्रदूषण के स्तर में फिलहाल कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में आज AQI 385 है, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दम घोटू हवा दिल्ली NCR को एक बार फिर से जकड़ रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर आज बेहद खराब हो चला है। मैं इस समय अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोहरानुमा जो स्मॉग है वो छाया हुआ नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर धुंध छाई हुई साफ नजर आ रही है। जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो चली है। कल के मुकाबले और भी ज्यादा स्थिति भयावह हो गई और राजधानी दिल्ली का ओवरऑल जो AQI है वो कल के मुकाबले आज और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। देखिए 385 पर पहुंच चुका है जो AQI हवा की गुणवत्ता का स्तर, और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है यहाँ पर वो PM 2.5 है। देखिए किस तरह से 400 के पास एरो ब्लिंक करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। 400 के पास जब स्थिति पहुंच जाती है, 400 के पास जब स्थिति पहुंच जाती है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और कल इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी और फटकार भी लगाई दिल्ली सरकार को कि विज्ञापनों से ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें, और अगर इसी तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो गैस चैम्बर में दिल्ली को तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता और स्थिति भयावह और भी ज्यादा हो सकती है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ इलाका आजमी, ABP न्यूज दिल्ली। देखिए दिल्ली में प्रदूषण का हाल बेहाल है इस वक्त, और प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्कूल बंद, स्कूलों को खोलने का जो है वो एक खेला सा चल रहा है।
कहते हैं इंसान को जितना उसकी किस्मत में लिखा होता है उतना ही मिलता है। अब देखिए ना, दिल्ली सरकार अपने जिन स्कूलों को दिखाने के लिए लालायित रहती है, आखिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उनको बंद करवा दिया गया है, वो भी एन विधानसभा चुनाव के पहले। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आयोग ने दायर किया था, जिसके बाद इसका गठन किया गया है। टास्क फोर्स का गठन किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या कल तक बढ़ाकर 40 की जाएगी, दोपहर 1 बजे। आपको बता दें, लगातार ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर के भी सरकार सतर्क है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी दिल्ली में AQI 385 मापा गया है, जो कि बारिश के बाद भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस टास्क फोर्स को बनाया गया है। कल ही दिल्ली सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और आज सुबह 10 बजे इस पर सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जिस टास्क फोर्स के बारे में बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा था, उस टास्क फोर्स को बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस टास्क फोर्स को बनाया गया। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस टास्क फोर्स को बनाया गया है। साथ ही दिल्ली में बच्चों के स्कूल को भी बंद किया गया है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही खोला गया था, लेकिन चूंकि प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने स्कूल्स बंद कर दिए। लगातार खराब प्रदूषण से स्तर में अभी भी कोई गिरावट नहीं है। बारिश कल हुई जरूर, लेकिन फिर भी प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई। आज दिल्ली का AQI 385 मापा गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।